हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अभी तक आपने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, या फिर ये कहिए कि आपने जो मेन चीज़ें हैं वो डिस्कस की हैं, जिसमें आपने मेंडल के लॉ के बारे में यहाँ पे बात की है। मेंडल के 3 लॉ हमने पढ़े हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। 3 लॉ पढ़ने के बाद आपको जेनेटिक्स के काफी सारे या फिर ये कहिए कि जो बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये बात समझनी है कि जो मेंडल के लॉ है उनमें से एक न एक लॉ आता ही आता है। शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आता है, और जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें आपके पास क्या आता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। यानी कि एक तो हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए। तो एक तो हो सकता है कि 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, और एक आपसे लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। ये आप मान के चलिए कि इन 3 लॉज में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा ही आएगा। आपको यहाँ पे ये 3 लॉ पढ़ लेने हैं, अच्छे से समझ लेने हैं। अब 1 नंबर में कई बार आपसे पूछा जाता है, 2 नंबर में आपसे कई बार पूछा जाता है, जो आपके 4 या 5 नंबर के 3 या 5 नंबर के जो यहाँ पर क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आपसे पूछा जाता है। तो कई बार तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इन्हीं लॉ से रिलेटेड। तो 3 लॉ आप मान के चलिए, इनमें से निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, पहले तो 2 बनेंगे, वरना कम से कम 1 क्वेश्चन इनसे आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे जो टॉपिक हैं वो प्रिपेयर कर लेने हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, और वहां पर आप अपने क्वेश्चंस को फिक्स कर लेते हैं। तो अभी तक हमने बात की है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट की, जिसमें हमारे पास जो रेशियो आता है वो 9:3:1 आता है। आपसे बोला गया था जीनोटिपिक रेशियो एक बार आप लोग खुद बनाएंगे। तो आपको करना क्या है, होमोजाइगस कितने हैं, हेटेरोजाइगस कितने हैं, यहाँ पर यही चीजें आपको क्या करनी है, यहाँ पर देखने की होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन देखनी है। जैसे जैसे हमने बोला येलो एंड ब्राउन कितने हैं, 9 है। इन 9 में टोटल जो येलो एंड ब्राउन है, इनमें से कुछ होमोजाइगस येलो एंड ब्राउन होंगे, कुछ कुछ हेटेरोजाइगस येलो एंड ब्राउन होंगे। सेम आते हैं यहाँ पे येलो एंड रिंकल्ड पे एंड ग्रीन एंड ब्राउन पे। तो इसी प्रकार से आपको जीनोटिपिक रेशियो बनाना है। हमने जब लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था तो वहां पर हमने जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो कैसे बनाते हैं वो दोनों चीजें सीखी थी। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक की बात हमने कर ली है। हम बात कर रहे थे कि ट्रेड्स कैसे खुद को एक्सप्रेस करते हैं। आपने कहा ट्रेड जो एक्सप्रेस करते हैं वो जीन की वजह से करते हैं, क्योंकि जीन है जो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, जैसी प्रोटीन बनेगी वैसे कैरेक्टर्स होंगे। जैसे जैसे कि हम आउटर जो कैरेक्टर है, एक्सटर्नल जो कैरेक्टर है, उनके बेसिस पर अगर हम देखें तो हमने कहा कि जैसे स्किन कलर है। अब स्किन कलर के लिए जिस प्रकार की प्रोटीन बनेगी वैसा ही आपका स्किन कलर होगा। स्किन कलर के लिए आपने कहा कि मेलानिन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कितना डार्क है वो डिपेंड करता है जीन्स की प्रेजेंस पे, कि जीन होमोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। तो यहाँ पर आप जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो एग्जाम्पल्स आप देखते हैं, और जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जीन्स जो है, जैसे मेलानिन है, उसके लिए कौन कितने पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, एक और चीज़ आगे जाकर के आप एक चीज़ समझेंगे। जैसे कि हमने कहा एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। कुछ केसेस में होता है एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा जीन क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, आपने कहा ये एक जीन है और ये रिस्पॉन्सिबल है किसी एक कैरेक्टर के लिए। ये एक जीन है और ये रिस्पॉन्सिबल है एक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आपने कहा बहुत सारे जीन, जैसे कि जीन 1, जीन 2, जीन 3, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी एक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, ऐसा भी होता है कुछ केसेस में। कुछ केसेस में होता है कि जो एक जीन है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स के लिए
रिस्पॉन्सिबल होता है। तो तीनों कंडीशन हो सकती हैं कि एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। एक बार आपके अपनी स्क्रीन पे देखिए, हमने कहा कि एक जीन क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, आपने कहा आपको क्या दिया जाता है, घर का काम दिया जाता है और आपका काम है यहाँ पर खाना बनाना। आप एक हैं और आपको एक काम दिया गया है खाना बनाना, फॉर एग्जांपल आपको सब्जी बनानी है, ठीक है। तो आप एक व्यक्ति और आपको एक काम दिया गया है। दूसरी कंडीशन आती है कि आपको खाना बनाना है, काम एक है, ठीक है, लेकिन खाना बनाने के लिए आप और आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो भाई बहन हैं, आपके जो कजन्स हैं, वो सब मिलकर के खाना बना रहे हैं। कोई चॉपिंग कर रहा है, कोई यहाँ पे सब्जियों को धो रहा है, कोई सब्जी को पका रहा है। तो आपने कहा कि आप सारे लोग मिल करके एक काम कर रहे हैं, वो है सब्जी बनाना, जो कि हमने कहाँ पर देखा है, यहाँ पर। पहला जो एग्जाम्पल आता है कि आप सिर्फ अकेले सब्जी बना रहे हैं, वो है कि एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा आता है कि आप जो सारे सिबलिंग्स हैं, सारे जो भाई बहन या जो कजन्स हैं, वो सब मिल करके सब्जी बना रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं और सब मिल करके सब्जी बना रहे हैं। तो इट मीन्स कि अलग अलग जीन्स मिल करके किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप सब्जी भी बना रहे हैं, आप चाय भी बना रहे हैं साथ में, ठीक है। आपने अपने घर में अपनी मम्मी को देखा होगा कि मम्मी एक गैस में क्या रहती है, सब्जी चढ़ाई रहती है, एक में रोटी बन रही होती है और एक में चाय चढ़ाई रहती है। तो यहाँ पर आपकी मदर एक है लेकिन काम अलग अलग कर रही है, जिसका एग्जाम्पल ये है कि एक जीन है और अलग अलग कैरेक्टर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो एग्जाम्पल्स वहां पर देख लेंगे, क्योंकि इतने डेप्थ में आपके पास क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर हम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से चले तो इतने डिटेल में क्वेश्चन आपके पास नहीं आते हैं, ठीक है। तो जीन्स अलग अलग हमारे पास आते हैं। ऐसे ही होता है मेलेनिन। मेलेनिन में आपने डिफरेंट पेयर्स ऑफ जीन देखेंगे, अलग अलग जो जीन्स होते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक पेयर जीन नहीं होता, एक जोड़ी जीन नहीं होता, बल्कि यहाँ पे एक से ज्यादा होते हैं। तो वही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने कहा जिस प्रकार की प्रोटीन बनेगी उस प्रकार का कैरेक्टर होगा। सेम वैसे ही आपके हेयर कलर के लिए जैसी प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन अगर ब्राउन कलर के लिए बनी है तो ब्राउन कलर आएगा, प्रोटीन ब्लैक कलर के लिए बनी है तो ब्लैक कलर आएगा। तो हमने कहा कि जैसी प्रोटीन होगी वैसा कैरेक्टर होगा। और प्रोटीन किससे बनेगी, जीन से यहाँ पर बनेगी। तो आपने कहा ट्रेट कैसे एक्सप्रेस होते हैं, जीन से, कि जैसा जीन होगा वैसे ही जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। इतनी बात तो हमने कर ली है। अब आते हैं हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइंड। कोई नवजात शिशु है। अब नवजात शिशु में जो लिंग निर्धारण होता है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, ये कैसे डिटरमाइंड होता है, ये कैसे निर्धारित होता है। तो सबसे पहली बात तो न्यूबॉर्न में जो लिंग निर्धारण है वो न्यूबॉर्न में नहीं होता है, उससे पहले ही हो जाता है। जब वो अपनी मदर के वूम में रहता है, जब अपनी माँ के गर्भ में रहता है, तभी आपने कहा कि वहां पर क्या होता है, जो लिंग है उसका निर्माण होता है, उसका निर्धारण होता है। कैसे होता है ये आपको बताना है। चलिए पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपने कहा इट इज द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न कैन बी डिटरमाइंड। आपने कहा कि जो लिंग निर्धारण है वो वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी डेवलपिंग एम्ब्रियो का, हम न्यूबॉर्न नहीं कहेंगे, हम कहेंगे डेवलपिंग एम्ब्रियो का। यहाँ पर आप लिख लेंगे यहाँ पर क्या होता है कि जो लिंग निर्धारण है वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी डेवलपिंग एम्ब्रियो का, ठीक है, जो भ्रूण है जिसका विकास हो रहा है, जब उसमें लिंग का निर्धारण होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण कहते हैं। आपने कहा डिफरेंट स्पीशीज यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर दिस। आपने कहा अलग अलग जीवों में इसकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। ऐसा नहीं है कि सब में एक जैसी होगी, अलग अलग जो जीव होंगे, अलग अलग जीव यानी कि अलग अलग स्पीशीज होंगे, जैसे कि ह्यूमंस हो गए हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए हैं, ठीक है। तो आपने कहा अलग अलग स्पीशीज हैं जिनमें अलग अलग प्रकार से क्या होगा, लिंग का निर्धारण होता है। In some animals, the temperature at which fertilized eggs are kept determine whether the developing animals will be male or female। आपने कहा कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें आपने कहा कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है, ठीक है।
जब आप जैसे अगर आप बीएससी करते हैं और बीएससी में आपके पास क्या आता है, जब आप जूलॉजी पढ़ेंगे तो जूलॉजी में ये सारी चीज़ें डिटेल में आपके पास आती हैं कि टेम्परेचर डिटरमाइन कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, आपने कहा ह्यूमिडिटी होती है, बहुत सारी ऐसे अलग अलग क्या होते हैं फीचर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जो लिंग है वो क्या होगा, यानी कि जो न्यू बॉर्न है वो मेल होगा या फीमेल होगा। अदर अदर स्पीशीज के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है। सम एनिमल्स लाइक स्नेल्स कैन एक्सचेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट अ जेनेटिकली डिटरमाइंड। आपने कहा कि जैसे हम अगर अपनी मनुष्य की बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, तो हमने कहा कि एक बार आपने कहा कि जैसे कि कोई बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तो वो क्या होता है, जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। यानी कि आपने कहा कि वहाँ पे जो लिंग का निर्धारण होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे होता है, मदर के वूम में होता है, जिसे हम कहते हैं जेनेटिकली डिटरमाइंड है। लेकिन अगर हम स्नेल का एग्जाम्पल देखेंगे, स्नेल जिसे कि आप क्या कहते हैं, घोंघा कहते हैं, आपने देखा होगा रेनी सीजन में आता है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पर वो अपने लिंग को चेंज कर सकते हैं, मेल से फीमेल और फीमेल से मेल में। तो आपने कहा कि इसमें यहाँ पर ये क्या है, जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। अब आते हैं ह्यूमंस में। आपने कहा इन ह्यूमन बीइंग्स सेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स इज डिटरमाइंड जेनेटिकली, मींस जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। आपने कहा अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। जेनेटिकली डिटरमाइंड का मतलब क्या है, जेनेटिकली डिटरमाइंड का मतलब है कि यहाँ पर जो न्यू बॉर्न है वो यहाँ पे बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है या मेल है या फीमेल है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसमें जो मदर एंड फादर से जो क्रोमोसोम आए हैं वो किस प्रकार के क्रोमोसोम आए हैं। यानी कि उसका यहाँ पे जो लिंग निर्धारण है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। और पेरेंट्स में किस किस पे डिपेंड करता है, उसके फादर के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि उसके फादर से कौन से जो क्रोमोसोम है वो पास हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका जो यहाँ पर लिंग है वो निर्धारित होता है। तो अलग अलग आपने यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़े, 3 एग्जाम्पल पढ़े हैं आपने, ठीक है। आपने कुछ में पढ़ा है कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, आपने कुछ में पढ़ा है कि वो एक्सचेंज कर सकते, वो चेंज कर सकते हैं, जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है जैसे कि स्नेल है। और आपने कुछ में पढ़ा है कि जेनेटिकली डिटरमाइन होता है जैसे कि ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में कैसे यहाँ पर क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप लोग यहाँ पे ये चीजें पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना जरूरी है कि अलग अलग जो जीव हैं उनमें जो लिंग का निर्धारण होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर लिंग निर्धारण की। एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने कहा हमारी जो सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है। डिप्लॉयड का मतलब हमने समझा है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब अलग अलग जो स्पीशीज होती हैं उनमें अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस में कुछ और होंगे, डॉग में कुछ और होंगे, ठीक है। वैसे ही आपने कहा कि अगर हम ह्यूमंस का एग्जांपल देखें तो हमें होते हैं 46 क्रोमोसोम्स जो हमेशा पेयर में रहते हैं, जिसे हम 23 पेयर कहते हैं। 23 पेयर, 23 पेयर यानी कि 23 जोड़े, ये ना दो टाइप्स के होते हैं। 23 पेयर्स क्रोमोसोम हमने कहा 2 टाइप्स के यहाँ पर होंगे। 22 पेयर्स और जो हमारे पास 23rd पेयर आता है जिसे हम 1 पेयर लिख लेंगे, ठीक है, 1 पेयर। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने कहा 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं, 22 जोड़ी क्रोमोसोम का मतलब होता है 44 क्रोमोसोम। हमने कहा 22 जोड़ी क्रोमोसोम जो होते हैं यहाँ पर वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल में क्या होंगे, सेम होंगे। तो इन्हें हम कहते हैं ऑटोजोम्स, ऑटोजोम। अब जो 23rd पेयर आता है या जो एक जोड़ी क्रोमोसोम बचा है, यानी कि आपने कहा 45 और 46वां जो क्रोमोसोम हमारे पास बचा है, यानी कि एक जोड़ी जो क्रोमोसोम है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। कैसे अलग होता है देखिए, हमने कहा
अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में ये होता है एक्स वाई, और अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में ये होता है एक्स एक्स, और यही पहचान होती है। और फीमेल क्रोमोसोम, ये एक जोड़ी जो क्रोमोसोम है जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, इसे क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम। क्योंकि आपने कहा ये लिंग निर्धारण में क्या करते हैं, यही हेल्प करते हैं। एक्चुअली में लिंग निर्धारण में यही जो एक पेयर है वो क्या करेगा, यहाँ पे मदद करेगा। ठीक है, और वो भी आपने कहा फीमेल के क्रोमोसोम नहीं करते, क्योंकि फीमेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में आप देख रहे हैं, दोनों समान है, एक जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मेल के क्रोमोसोम पे आएंगे तो आपने कहा मेल के जो क्रोमोसोम है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, अब आपने कहा यही डिसाइड करेगा कि यहाँ पर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर, अगर हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें हटा दूं, ये सारी बातें क्लियर हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी में से दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, 22 जोड़ी और एक जोड़ी, ये ऑटोसोम्स होते हैं और इन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे लिंग निर्धारण में सहायता करेंगे। तो आपसे पूछा भी जाता है कि लिंग निर्धारण में कौन से क्रोमोसोम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो अगर ऑटोसोम्स होंगे तो आप वहां पे क्या करेंगे, आप उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑटोसोम जो होते हैं वो लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं। तो एक्चुअली में हम लिखते कैसे हैं, एक्चुअली में जब सेल डिवीजन हुआ होगा, ठीक है, सेल डिवीजन जब हुआ होगा, यानी कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तब यहाँ पर क्या होगा, जो गैमीट है वो सेपरेट होंगे। ठीक है, तो हमने क्या बात की, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जब गैमीट बनता है। जब गैमीट बनता है तो ये हैप्लॉइड होता है, लेकिन गैमीट बनने से पहले जर्म सेल होगी। ठीक है, गैमीट जो बनते हैं वो किसी एक सेल से बनते हैं, जैसे मेल में क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया होगा, और अगर हम फीमेल की बात करें तो oogoनियम होता है। ठीक है, ये सीधे सिंपल सा लिखते हैं मेल सेल और फीमेल सेल, क्योंकि अभी आपके पास इतने डिटेल में चीजें नहीं है, तो मैं सीधे मेल सेल और फीमेल सेल लिखती हूँ। ठीक है, ये वो जर्म सेल है जिनसे गैमीट बनते हैं। अब आपने कहा जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहां पर एक पार्ट होता है टेस्टिस, वहां पर कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम मेल सेल नाम दे देते हैं। वहीं फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें होती है ओवरी, ओवरी में कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम फीमेल सेल नाम दे देते हैं। तो हमने कहा आपके पास आती है मेल सेल और फीमेल में होगी फीमेल सेल। ठीक है, मेल सेल ये है और फीमेल सेल ये है। ये क्या है, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड को हम इंडिकेट करते हैं 2n से। 2n का मतलब है यहाँ पर, और ये भी 2n है, 2n का मतलब है कि यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम है, तो हम कैसे लिखेंगे 22, ये क्योंकि ये मेल सेल है तो 22 प्लस एक्स वाई ऐसे लिखेंगे, और फीमेल में हम क्या लिखेंगे 22 प्लस एक्स एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम ऐसा लिख सकते हैं, ये डिप्लॉयड सेल है भी। ठीक है, आपने कहा इसमें विभाजन होगा 1 से 2 और 2 से 4 सेल्स यहाँ पर बनते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, आपने कहा यहाँ पर क्या बनेंगे, इन शॉर्ट गैमीट बनेंगे। जब गैमीट बनते हैं तो आपने कहा जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है, हाफ। हाफ का मतलब है कि अगर हमने टोटल देखे तो ये 22 जोड़ी है, ठीक है, और ये 23वां जोड़ा है, तो 23 जोड़ी का मतलब है 46 क्रोमोसोम है, यानी कि ये 22 जोड़ी का मतलब ये 44 क्रोमोसोम है, 45 और 46, ये क्या है 22 जोड़ी का मतलब है कि 44 क्रोमोसोम है, 45 और 46 टोटल है 46 क्रोमोसोम। जब गैमीट बनते हैं यहाँ पर, जब आप क्लास 12 में जाएंगे आपके पास डिटेल में होगा कि गैमीट कैसे बन रहे हैं। तो जब गैमीट बनते हैं तो क्रोमोसोम का नंबर सीधे हाफ हो जाता है। 22 जोड़ी का मतलब है यहाँ पे आपने कहा 44 क्रोमोसोम, और 44 क्रोमोसोम का मतलब है कि हाफ हो जाएंगे, तो यहाँ पे 22 जोड़ी के बदले कितने रहेंगे, सिर्फ 22 क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 11 जोड़ी जो क्रोमोसोम है वही रहेंगे। ठीक है, तो हम 11 जोड़ी लिखते हैं, क्योंकि या 44 क्रोमोसोम लिखते हैं, या तो 22 जो हमने लिखा था वो पेयर में था, ठीक है, वो गलत नहीं है, 22 पेयर था, अब हम नंबर लिखते हैं ये 44 है। ठीक है, फिर ज्यादा इजी होगा समझने के लिए। जब यहाँ पर क्या बने हैं, आपने कहा जब यहाँ पर बनते हैं गैमीट,
और यहाँ पर भी क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। तो गैमीट हमेशा होते हैं हैप्लॉइड, गैमीट हमेशा क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ये बन गए हैं गैमीट, ये गैमीट है, गैमीट। अब गैमीट क्या होते हैं, गैमीट भी सेल होती है जो एन होगी। एन का मतलब होता है कि इसके सीधे हाफ यहाँ पर क्रोमोसोम रह जाते हैं। इसका मतलब 44 का आधा कर लीजिए, जो 44 का आधा कितना होगा, 22 होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 44 का आधा कर लीजिए, 22 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक जोड़ी क्रोमोसोम है ये भी तो सेग्रीगेट होंगे, इसी यही तो हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आपने जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था तो उसमें यही तो पढ़ा था। अब आपने, क्योंकि ये पूरे जोड़े में नहीं आएगा, ये भी सेग्रीगेट होगा, क्योंकि ये भी क्या हुए हैं, हाफ हुए हैं, तो ये भी हाफ होगा। तो यहाँ पर दो टाइप के गैमीट आपके बन सकते हैं। वो दो टाइप के कौन से होंगे, वो दो टाइप के जो गैमीट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, या तो आपके पास आएगा 22 प्लस एक्स, और या आपके पास आएगा 22 प्लस वाई, यही तो बन सकता है, दो प्रकार के बनेंगे। सेम यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो गैमीट बनेंगे उसमें क्या क्या आएगा, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। अब आप देख रहे हैं कि फीमेल में जो गैमीट है वो एक ही प्रकार के बन रहे हैं, कोई वैरायटी नहीं है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात हो रही है। आपने कहा भले यहाँ पे कितने भी गैमीट बने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 गैमीट बने हैं, 100 गैमीट में से आपने कहा कुछ ऐसे बनेंगे तो कुछ ऐसे बनेंगे। आपने कहा फीमेल में 100 गैमीट बन रहे तो 100 गैमीट आपने कहा सेम ही है, सेम 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स सेम ही बनेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है इनमें, क्या है, सेम बन रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि मेल में दो टाइप के क्या हैं यहाँ पे, जो गैमीट है वो बने हैं। तो एक गैमीट हमारे पास ये आ गया है और एक गैमीट हमारे पास ये आ गया है। इनमें तो सेम है, फीमेल में सेम है, फीमेल में कोई वैरायटी नहीं है। आपने कहा ये और ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपको करना क्या है, गैमीट नोट कीजिए। ये हमारी क्या है, गैमीट है, ये आपके गैमीट बने हैं, ये गैमीट हैं। गैमीट को नोट कीजिए और अब आपको क्रॉस कराना है गैमीट के साथ, क्योंकि आपने मेंडल्स के लॉ पढ़ लिए हैं, अब आपको क्रॉस कराना आना चाहिए। तो सबसे पहले गैमीट को नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर क्रॉस कराने के लिए आपको क्वेश्चन जो है वो दूंगी, ठीक है। अभी तक की जो बात है वो आप समझ लीजिए कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। चलिए, अब आपको करना क्या है, आपने नोट कर लिया, अब क्रॉस क्या करना है आपको वो देखिए। पहले क्रॉस कीजिए फिर थ्योरेटिकल वे में समझेंगे। अब आपके पास जो गैमीट आए हैं वो ये दिखते हैं, दो मेल गैमीट देखते हैं, दो फीमेल गैमीट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेल गैमीट हमने कहा 22 प्लस एक्स, ये एक गैमीट है, और दूसरा है 22 प्लस वाई, ये दूसरा गैमीट है। इसका क्रॉस ये क्या है, आपने कहा ये मेल गैमीट है, और यहाँ पर हम लिखते हैं फीमेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट क्या है, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, ठीक है। आपको करना क्या है, आपने कहा इसका क्रॉस इससे कीजिए, इसका क्रॉस इससे कीजिए, फिर इसका क्रॉस इससे कीजिए, और सेम आपने कहा इसका क्रॉस इससे कीजिए, ठीक है। आपके पास 4 रिजल्ट आएंगे, और 4 रिजल्ट आपने यहाँ पर बनाने कि रिजल्ट क्या क्या आपके पास आते हैं। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क में है, आप लोग होमवर्क में से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।